आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। इलेक्शन आने वाला है, इसको लेकर मालूम के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की किस तरह की तैयारी? समाजवादी पार्टी का ये क्षेत्र मारूनी था। हम यहाँ जीते हैं इलेक्शन, हमारा ये वोट बैंक यहाँ है। अब इलेक्शन आ रहा है तो मैं अपने संगठन को एकदम चुस्त पुस्त करना चाहता हूँ ताकि अब की बार समाजवादी पार्टी यहाँ इलेक्शन लड़के सीट चुन के आ सके। इसलिए ये संगठन की आज मीटिंग बुलाई गई है। अच्छा, जैसे अनलॉक 2 में अभी जैसे मॉल्स वगैरह खोल दिए गए हैं और तस्वीर की जो जगह वो भी खोल दी गई है, लेकिन जो धर्म स्थल है और उसको अभी तक का मतलब उसकी कोई गाइडलाइन है, उसके रूप में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है और ऐसा नहीं कि सरकार खोलना नहीं चाहती या सरकार को कोई ऐसी बात एवं यहाँ तक आप देखिए जहाँ सिर्फ मुसलमान हैं, हरम शरीफ भी आज तक खुला नहीं है जितना खुलना चाहिए। कोई हज करने पूरे दुनिया से कोई हज करने बाहर नहीं जा रहा है आज। तो ये दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं बहुत सारी मस्जिदों में थोड़े थोड़े नमाज़ पढ़ रहे हैं, जहाँ भी वो लोग हैं, लेकिन उस सोशल डिस्टेंसिंग पूरी बनाना ज़रूरी है। मैंने भी कहा सरकार से कि मस्जिदों के इमामों को बुला लीजिए, ट्रस्टियों को बुला लीजिए, मंदिर के ट्रस्टियों को बुला लीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर वो गारंटी लेते हैं कि भाई हमारी मस्जिद में या हमारे मंदिर में जो पूजा होगी, नमाज होगी, वो पूरी की पूरी हम जिम्मेदारी लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, तो अलाउ कर देना चाहिए। तो ये बातें चल रही हैं, लेकिन सरकार अगर नहीं चालू कर रही तो सिर्फ डर इस बात का है कि बड़ी मेहनत के बाद ये कुछ कम हुआ है, कहीं फिर बढ़ न जाए। करीब है तो इसको लेकर अभी जो आज ईद अजहा की जो नमाज है उसको लेकर क्या गाइडलाइन है? अभी सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है। मैं उस दिन शरद पवार साहब से मिल के आया। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर दे रहा हूँ कि भाई आप जल्द से जल्द बकरीद के लिए गाइडलाइन दीजिए। बकरे लोग एक साल पालते हैं, पिछले साल कई करोड़ के बकरे जो हैं बिल्कुल मर गए और जो है व्यापारियों का बहुत नुकसान हो। व्यापारी कौन होता है? व्यापारी किसान होता है, गांव का रहने वाला। कोई मिल मालिक या कोई बड़ा आदमी शहर में बकरे पालता नहीं है, किसान बकरे पालते हैं और किसान पहले से परेशान है। किसान सोचता है कि मैं साल भर बकरे पालूंगा, मुंबई में जाकर बेचूंगा तो मेरी बेटी की शादी होगी, घर में मेरे बूढ़े बाप का इलाज होगा, घर बनाऊंगा, जो खर्चे हैं उसके। तो सरकार को किसी तरह से भी एक मीटिंग बुलाना चाहिए। हम सब लोगों के साथ हम सर जोड़ के बैठें और कोई एक ऐसा रास्ता निकालें कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, कि मतलब बकरीद भी हो जाए, लोग बकरे भी खरीद लें और सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी वायलेशन ना होने पाए। ये हमारी कोशिश है। मुझे लगता है 2-4 दिन में ज़रूर इस पर कुछ काम होगा। मालवनी डेवलपमेंट में अगर आप कैंडिडेट अगर जीते यहाँ से तो आप मालवनी की जनता को क्या आश्वासन देंगे कि यहाँ पर बहुत सी समस्या है, जैसे ट्रैफिक की है, गार्बेज की है, इंक्रोचमेंट की है, तो कई सालों से अब तक खत्म नहीं हुई। तो इस पर आप मालवनी की जनता को क्या आश्वासन देंगे? मालवनी की जनता को ये आश्वासन मेरा है कि मालवनी की जनता के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। महाराष्ट्र में आप सरकार के हम सामने हैं, बीच में ये ऐलान हुआ था कि रिक्शा वालों को और जो जरूरतमंद है उनका राशन पहुँचाएगा। आगे साल सरकार का वो फायदा पूरा नहीं होगा, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार 1500 रुपये कुछ दे रही है रिक्शे वालों को और राशन भी मिल रहा है, फ्री राशन तो मिल रहा है, दुकानों में मिल रहा है। लेकिन मैं तो पहले सरकार से कह रहा हूँ कि और मिलना चाहिए कुछ। हम सरकार के साथ ज़रूर हैं, लेकिन हम सरकार के साथ सिर्फ इसलिए हैं कि बीजेपी सत्ता में ना आने पाए। आपकी पार्टी का ऑफिस जहाँ पर है वहाँ पर एक घर गिरा था जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई है, काफ़ी लोग घायल हुए, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो लोग घर बनाते हैं ना वो थोड़ा सोच समझ के बनाएं। देखिए, मैं समझता हूँ गरीबी है और कारपोरेशन के लोग, पुलिस के लोगों को लोग पटा के घर बना लेते हैं, लेकिन उस घर की मजबूती नहीं होती है। कहीं न कहीं इंजीनियर जो लगता है उसमें जो उसका सर्वे होना चाहिए, जिस तरह से उसमें सामान लोहा लगना चाहिए, सीमेंट लगना चाहिए, इसकी कोई जांच पड़ताल होती नहीं है। तो लोग कम से कम इन चीज़ों का ख्याल करके और कानून के दायरे में रह के काम करें। इसी हादसे में जो 3 मंजिला इमारत गिरी थी, उसमें जो परिवार के लोग जो मृत्यु हुई है उनको सरकार से घोषणा की थी कि 5 लाख मिलेगा और प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख मिलेगा, लेकिन अभी तक जो परिवार वाले उनसे कोई किसी ने संपर्क नहीं किया। 1 हफ्ता के ऊपर हो गया, लेकिन उनके पास कोई आया नहीं, उनको कोई खबर नहीं है कब और कैसे क्या नहीं मिलेगा तो हम लोग दिलाएंगे। जब सरकार ने वो वादा किया है तो सरकार को देना ही पड़ेगा। तो सरकारी काम का जानते हैं आप, इतना बहुत सुस्त रहता है और अभी भी लॉकडाउन की वजह से पूरे कर्मचारी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी नगर सेविका यहाँ है, वो जाएंगी वहाँ बात करेंगी, ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार से बात करके जो वादा है वो पूरा दिलवाना हम लोग की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शन
में आपकी पार्टी अकेली लड़ेगी या गठबंधन के साथ? अकेला अकेले चलेंगे। अच्छा, आखिर में आप मालूनी की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मालूम की जनता से कहना चाहता हूं कि 2022 और 2024 बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ बहुत रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब जो है बीजेपी को हटाओ और कोरोना भगाओ। जब तक बीजेपी रहेगी कोरोना जाएगा नहीं। जब तक बीजेपी रहेगी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, हिंदू मुसलमानों को लड़ा कर राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए 2022 में उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाला है, सब मिल करके एक साथ वोट करो। जब एक बार जब समाजवादी पार्टी यूपी में जीतती है तो समाजवादी पार्टी पूरे ये बीजेपी पूरे देश में खत्म हो जाती है, और जब समाजवादी पार्टी हारती है ना तो बीजेपी पूरे देश में बढ़ जाती है। अब की बार वोटों का बंटवारा नहीं होगा तो 350 सीटें समाजवादी पार्टी चुन के आएगी, और यही मारूनी में रहने वाले लाखों हैं जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं। इन सब से मैं कहता हूं कि 2022 में समाजवादी पार्टी को यहाँ वोट दो और जाकर उत्तर प्रदेश में जिताओ, और 2024 में मोदी जी को भी भगाओ। सब कुछ खुल चुका है लेकिन स्कूल 2 साल से बंद है, और उसके साथ साथ जो फीस है पेरेंट्स लोग बहुत परेशान हैं, उसके लिए क्या करें सर? मैं सरकार से बार बार कह रहा हूं कि आप स्कूल वालों को विदाउट इंटरेस्ट लोन दीजिए। स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, कोविड में सब लॉकडाउन है, और फीस देना ज़रूरी भी इसलिए है कि टीचर्स को अगर तनख्वाह नहीं देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। और टीचर्स आ रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो जितना ज़रूरी है फीस उतनी टीचर को लेना चाहिए, और सरकार को स्कूलों को मदद करना चाहिए। हम कई बार कह चुके हैं, और अभी असेंबली शुरू होगी 5 तारीख से, तो इस इशू को उठाने वाले हैं। मतलब रियायत देना चाहिए, जैसे जो स्कूल का जो लाइब्रेरी वगैरह यूज़ होता नहीं है, तो उसके ऊपर फीस को भी मतलब कम करना चाहिए। उसका बिल्कुल कम करना चाहिए, हमने मांग भी किया, कम करनी चाहिए, और इस पर मैं अभी असेंबली में बहुत ज़बरदस्त हंगामा करने वाले हैं। सर, महाविकास आघाड़ी सरकार है आज महाराष्ट्र में सरकार, आप इसके अंदर कहीं ना कहीं सहयोगी आती है। अभी जो जुलाई में अपना असेंबली शुरू होने वाली है, साहब ने कहा है, उसको क्या आप महाविकास आघाड़ी के दबाव बनाएंगे कि सीए एनआरसी जो लागू हो रहे हैं दूसरे रास्ते से तो महाराष्ट्र में लागू ना हो, इसलिए समाजवादी पार्टी क्या करें? समाजवादी पार्टी याद दिलाएगी इनको उद्धव जी को कि आपने कहा था कि हमारे प्रदेश में किसी तरह से भी सीए एनआरसी लागू नहीं होगी, इसका आप असेंबली में प्रस्ताव पास करो। ये हम कोशिश करेंगे बात करें। अच्छा आसिम भाई, आपने बलाट से सीएम मिर्जा को ही क्यों चुना? आपकी पार्टी को आगे क्यों कर रही है? क्या इनमें आपको ऐसा लगेगा कि आने वाला जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है तो कितनी सीटें आपके कैडर में और उनके साथ में आप बिता सकते हैं? ये यहाँ पे लोकप्रिय हैं, और देखिए ना इतने लोग को जमा किया इन्होंने, इनकी लोकप्रियता की ये पहचान है। जब भाई यहाँ नगर सेवक रह चुके हैं और इन्होंने जाहिर किया कि मैं समाजवादी पार्टी में विश्वास रखता हूँ, हमारे लोग लाए इनको कि भाई इनको ये अच्छे हैं, वहाँ उनके मजबूत है ये, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया आइए पार्टी में आइए, हम सब मिलकर लड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में यहाँ कम से कम 2 सीटें तो पक्के चुन के आइए।